नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है सीआईए अपॉइंट्स इंडियन ओरिजिन नंद मूलचंदानी एज फर्स्ट एवर सीटीओ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीआईए जो कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी है, अमेरिकी सीक्रेट सर्विसेज है, उसमें पहली बार भारतीय मूल के सीटीओ यानी कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर जो हैं उनकी नियुक्ति की गई है। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए जरा देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नंद मूलचंदानी के बारे में जो कि सीआईए की तरफ से यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से एज चीफ ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं। और ये देखा जा रहा है कि डेफिनेटली इंडिया तो बहुत प्राउड फील कर रहा है, लेकिन यहाँ के लोग क्या जानते हैं और कितना कैसा सोचते हैं इस बारे में, ये सब कुछ जानेंगे आज की हमारी वीडियो में। वो क्या ओपिनियन रखते हैं, ये सब सवाल पूछेंगे आज हम यहाँ पर आए लोगों से। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम यहाँ के लोगों से जानते हैं। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, आज हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं और क्वेश्चन ये है कि नंद मूलचंदानी इंडियन ओरिजिन के एक आदमी है जिनको अपॉइंट किया गया है एज एन ऑफिसर ऑफ सीआईए। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऑलरेडी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है इंडियंस की। देखें, बीइंग एज ऑप्टिमिस्ट मैं उनका अप्रिशिएट ही करूँगा। ये बड़ा अच्छा इकदाम है। देखें, हम क्रिटिसाइज़ किसी चीज़ पे करें जो रीज़न सॉलिड है। मतलब इस तरह हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे कि अगर सीआईए ने उसको अपॉइंट कर लिया है तो हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। उनमें काबिलियत है, वो अपने एजुकेशनल सेक्टर पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर अपॉइंटमेंट ये अमेरिका में हुई है तो इससे पहले भी कई नाम आपको सुनने में मिले होंगे, गूगल के, ट्विटर के, बेतहाशा ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जहाँ पर इंडियंस आपको हेड करते नज़र आ रहे हैं। इवन जो यूट्यूब चैनल्स हैं, यूट्यूब की एक बड़ी इंडस्ट्री है, उसके अंदर भी आपको इंडियंस ही हेड करते नज़र आ रहे हैं। तो आई थिंक आई शुड अप्रिशिएट हिम कि वो वहाँ पर अपॉइंट हुए हैं और वो उनके लिए काम कर रहे हैं। और वैसे भी इंडिया एक बड़ी इंडस्ट्री है, बिजनेस इंडस्ट्री है, तो अमेरिका को वहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, अमेरिका को वहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पर वो खुद जाके ढूंढते हैं। और मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह लोग मेहनत करें, इस तरह से अपनी काबिलियत दिखाएँ ताकि वो भी सिलेक्ट हो सकें। यहाँ पर अलमिया ये है कि जब कोई काबिल आदमी बाहर निकलता है तो उसको यहाँ पर कुछ काम करने से पहले ही सिलेक्ट कर लिया जाता है और उठा के अपनी मर्जी से कहीं पे अपॉइंट कर दिया जाता है, जो कि नुकसानदेह होता है उनके लिए। तो ये आई थिंक आई शुड अप्रिशिएट हिम वंस अगेन, विश हिम बेस्ट ऑफ लक। इसे क्या कहना चाहेंगे कि इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है, इंडियंस हर प्लेटफॉर्म पर जो है डोमिनेट कर रहे हैं, क्यों, क्या वजह? मैंने आपको पहले बताया कि उनका एजुकेशन सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी तालीम पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दे शुड मतलब सल्यूट टू अबुल कलाम आज़ाद जो उनके फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर थे। उन्होंने जिस तरह से तालीम की बुनियाद रखी थी और आज भी वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला है। वो उसके लिए इंडियन होना ज़रूरी है। वो फिर तालीम के लिहाज से उस पर उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी कि वो किसी हिंदू पे, मुसलमान पे, सिख पे या क्रिश्चियन पे करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक उनका है इंडियंस का। और डेफिनेटली फिर उसके बाद इस तरह के स्टार्स ही बाहर निकलते हैं जिनको सिलेक्ट किया जाता है। हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। जब हम अपना फॉरेन पॉलिसी आज़ाद करने की बात करते हैं तो उसको डोमिनेट कर लिया जाता है, ठीक है, उसको कैप्चर कर लिया जाता है। जो आज़ादी हमें मिलने लगती है तो हम वो आज़ादी को उठा के बाहर फेंक देते हैं, फिर हम ग़ुलामी के अंदर आ जाते हैं। बेसिकली हमारी जो है ना, अभी हम एक पूरी कौम नहीं बन सके। अभी हम कौम बनने की तैयारी कर रहे थे कि उठा के प्राइम मिनिस्टर को बाहर फेंक दिया। तो क्या इस तरह हम कोई मिनासुल कौम बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते। देखें, वो शख्स आया था, एक ईमानदार शख्स आया था, वो पॉलिसीज़ लेके आया था, तो उसने पॉलिसीज़ दी हैं। जो पॉलिसीज़ अगर हम वो अडॉप्ट कर लेते, आहिस्ता आहिस्ता, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हम उस तरफ चले जाते। दूसरी बात ये, हमारे अंदर जो है एजुकेशन नहीं है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। किताबों के अंदर, दूसरी जगह रजिस्टर्स के अंदर तो हमने भर दिए हैं कि जी हमारा इतना परसेंट हो गया, हमारा इतना परसेंट हो गया। मैं समझता हूँ हमारा 5 या 10% से ज़्यादा लिटरेसी रेट नहीं है। लोगों के अंदर शऊर नहीं है कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ नहीं है। फिर भी एक शख्स आया, उसने आके जो है ये एक शऊर तो दे दिया लोगों में कि अच्छा और बुरा। आज उसके लिए लोग जो है निकलें बाहर और खड़े हो रहे हैं। ये एक अच्छी अलामत है। इंशाल्लाह अगर वो कामयाब हो जाता है तो हम एक कौम बनने की जो है ना डगर पे चल पड़ेंगे। और जहाँ तक इंडियंस का ताल्लुक़ है सीआईए में, देखें, सीआईए और अमेरिका कभी भी मुसलमानों को जो है ऊपर आने नहीं देगा। और
वो डोमिनेट करते हैं इंडियंस। वहाँ पे किसी जगह भी आप चले जाएं, नासा में चले जाएं या आप CIA में चले जाएं, IMF में चले जाएं, वर्ल्ड बैंक में चले जाएं, जिधर मर्जी चले जाएं, इंडियंस डोमिनेट कर रहे हैं। जनाब वो इसलिए डोमिनेट कर रहे हैं क्योंकि वो काबिल हैं। आपने फिर यहाँ पे रिलीजन कार्ड खेल दिया, आपने विक्टिम कार्ड खेल दिया। आप कह रहे हो कि मुसलमान होने की वजह से नहीं है। क्या अमेरिका में मुसलमान नहीं रह रहे? क्या अमेरिका में मुसलमान जो हैं वो बड़े बड़े पदों पर नहीं जा रहे? बराक ओबामा क्या थे भाई? वो भी तो थे मुस्लिम ना, अमेरिका के राष्ट्रपति बने वो। और आप कह रहे हो, कैसे आप लोग सफेद झूठ बोलते हो भाई? बराक ओबामा दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति बने कि नहीं बने? और आप कह रहे हो कि अमेरिका मुस्लिमों को भाव नहीं देता। आप काबिलियत होगी आप में तब आप आगे बढ़ोगे। अब इसमें आप विक्टिम कार्ड मत प्ले करिए। इतने उम्र दराज हैं, आपने दुनिया देखी है, इसके बाद भी आप ये बात कह रहे हैं, मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। हद है यार। उनके यहाँ जो है एजुकेशन है, हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है। अगर हम एक एजुकेशन पॉलिसी बना दें कि जी पहली से लेके मैट्रिक तक अगर जो बच्चे को नहीं भेजेगा उसको करार वाकई सज़ा देंगे, तो हम एक पॉलिसी तो बनाएं, लूट कसूट हम ख़त्म करें, हम एक नेशनल पॉलिसी बनाएं। तो हम समझते हैं कि हम जो है ना फिर एक अच्छी ऊपर की तरफ जाएंगे, ना कि हम नीचे की तरफ आएंगे। पॉलिसीज़ तो बनाने देते ही नहीं कोई हमें। जहाँ पॉलिसीज़ बनती है उठा के लात घसीट देते हैं। तो क्या ये हमारा एक बहुत बड़ा ये अलमिया है। आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में क्यों हम एजुकेशन पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा है और किस तरह से हम लोग बेहतरी लाई जा सकती है हमारे सिस्टम के अंदर? देखिए, हम जो रट्टा सिस्टम है ना, अभी तक तो हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। हम लोग तो अभी तक वही पुराना जो कानून है अंग्रेज़ का बनाया हुआ, उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं, उसी को याद करते हैं, रट्टा देते हैं, रट्टा मारते हैं और जाके एग्ज़ाम में क्लियर कर लेते हैं। अभी तक हमें ये आइडिया ही नहीं है कि आगे बाहर निकलने के लिए अपने बच्चों को तालीम के साथ तरबियत भी करनी है। वो डेफिनेटली वो तरबियत भी करते हैं, तो हम तरबियत पे फोकस कम करते हैं, सिर्फ सेलेक्टिव रट्टा लगवा के बच्चों को पास करवा लेते हैं। यही अलमिया है कि इसकी वजह से हमारे यहाँ से वो स्टार्स नहीं निकल पाते जो दूसरे ममालिक से निकलते हैं। आई थिंक कि लोगों को भी इससे इंस्पायर होना चाहिए और ये एक अच्छी अचीवमेंट है। दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन सिस्टम एंड दे आर वेरी स्ट्रगलिंग पीपल। आई थिंक सो कि वो लोग बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हैं और जो न्यू जनरेशन है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और उनका एजुकेशन सिस्टम इसमें बहुत बेहतर है और जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के लिए वो बहुत सीरियस हैं, मतलब अपनी न्यू जनरेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो कि पाकिस्तान में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस और वो तरक्की करने के बजाय कंपैरिजन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली तो जो है इंडियंस उनमें आई थिंक सो कि वो लोग ऐसा नहीं करते और करते भी होंगे तो उसकी एक लिमिटेड लाइन है। तो जो है मेरा ख्याल है कि अगर हम भी लैग पुलिंग के बजाय एक दूसरे को इनकरेज करें तो माइट भी पॉसिबल कि ये बहुत बेहतर हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे किस तरह से जो है हम भी अपनी एजुकेशन और अपने सिस्टम्स को बेहतर बना सकते हैं ताकि हमारी आवाम जो कि टैलेंटेड है और इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके, एक पॉजिटिव इमेज दे सके, किस तरह से हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं? जी हम फैसिलिटेट तो बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, मगर ये है कि देखें वडेरा जो है अपने इलाके में तालीम हासिल नहीं करने देता। वो कहता है कि जी अगर उसको तालीम दे दी तो आवाम में शऊर बेदार हो जाएगा, जब शऊर बेदार हो जाएगा उसको अच्छे बुरे का पता लग जाएगा। इसी तरह शहर के अंदर है, शहर के अंदर ये है कि सियासतदान जो है तालीम को महंगा करता है और मुश्किल करता है ताकि आम आदमी तक तालीम जो है ना पहुँचे। जब आम आदमी तक तालीम पहुँचेगी तो लोगों में शऊर बेदार होगा, जब शऊर बेदार होगा अच्छे और बुरे की तमीज़ पैदा होगी। जब अच्छे और बुरे की तमीज़ पैदा होगी तो मैं समझता हूँ कि हमारा हर लेवल पे ग्राफ ऊपर को जाएगा। सबसे पहले ये कि हमें जो है एलिमेंट्री लेवल पे तालीम, मैं तो समझता हूँ पहली से लेके मैट्रिक तक जो है फ्री तालीम होनी चाहिए ताकि जो है हमारा माशरा जो है एक तालीम याफ्ता माशरा बने। हम लोग अच्छे कपड़े तो पहन लेते हैं, उसके लिए पैसे निकाल लेते हैं, मगर तालीम के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, अगर तालीम के लिए हम वाकई सही मानों में पैसे लगाएं तो ये पाकिस्तान एक मिनासुल कौम बन सकती है। अभी हम एक डंगर हैं, जो आता है वो गडरिया हाँकता है, हम उसके पीछे लग जाते हैं। अभी एक शख्स आया था, उसने अच्छे काम किए, मैं समझता हूँ अगर वो रहता
तो वो मज़ीद अच्छे काम करता तो पाकिस्तान जो है पॉजिटिवली ऊपर जाता। अच्छा, उस बंदे की मैं बात कर दूं कि भाई अब पता नहीं आपके यहाँ जो पॉलिटिक्स चल रही है वो अलग चल रही है, लेकिन उस बंदे पर मौजूदा सरकार ने आरोप लगाया है कि उन्होंने BMW X5 गाड़ी रख ली। ये वो गाड़ी है जो इमरान खान साहब वजीर आजम हाउस से लेकर गए हैं। ये गाड़ी इंटाइटल्ड नहीं थी, ये वजीर आजम हाउस की पूल की गाड़ी थी जो फॉरेन डिग्नेटरीज के लिए इस्तेमाल होती थी जब कोई वफद बाहर से आते थे। इन्होंने कहा मुझे ये गाड़ी चाहिए, क्योंकि तोशा खाना के तौल हो गए, गिफ्ट दे गए, बेच भी दिए, करोड़ों में बेच दिए, वो भी मैं अभी आ रही हूँ। उन्होंने कहा मुझे ये BMW चाहिए। ये अच्छा संदेश नहीं दिया इमरान खान ने। इसके अलावा आरोप है कि उन्होंने एक पिस्टल थी, कहीं से मिली हुई थी तोशा खाने में शायद, उसकी वो पिस्टल भी अपने पास रख ली। इसके अलावा तोशा खाने की जो बहुत सारी चीजें थी वो भी अपने पास उन्होंने रख ली। तो ये सारे आरोप लग रहे हैं, इसका या तो जवाब दें। तो बताइए भाई कि इतना बड़ा आरोप लगा कि भाई X5 गाड़ी जो है वो 150 मिलियन रुपए की, जो पाकिस्तानी रुपए होते हैं करीब 15 करोड़, वो इमरान खान साहब लेकर चले गए। तो अब आप इस पर ये कहते रहे कि जी पॉलिटिक्स हो रही है, वो जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन भाई कुछ तो सबूत होगा, कुछ तो चीज होगी, तभी तो वो PMO की गाड़ी थी, वो गाड़ी लेके अपने साथ चले गए, तभी तो लगाओ ना। झूठे आरोप तो नहीं लगाए होंगे ना भाई, गाड़ी दिखा रही थी वो। खैर आगे देखते हैं। सर हर जगह पर अगर हम देखें तो इंडियंस हमें रिप्रेजेंट करते नजर आते हैं। अगर हम गूगल की बात करें, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, हर जगह पर इंडियन CEOs हमें नज़र आते हैं, डोमिनेट करते नज़र आते हैं। आखिर क्यों है ऐसा? उनका एजुकेशन सिस्टम में आखिर ऐसा क्या है, क्या वजह? देखें, पहली बात तो ये जो एजुकेशन वाली बात है ना, ये आपकी सही है, क्योंकि हमारी और इंडियन की एजुकेशन में बहुत फ़र्क है। उनकी एजुकेशन हमारे से बहुत अच्छी है। उनमें तकरीबन समझ लें 85% जो है ना मुल्क के लोग एजुकेशन, हायर एजुकेशन है, हाई एजुकेशन। हमारी एजुकेशन बहुत कम है। अगर थोड़े से लोगों के पास एजुकेशन है तो उनकी वहाँ तक अप्रोच नहीं जाती। आप अरबों में किसी मुल्क में चले जाएं, जहाँ भी जो अरब की मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ भी CEO जो हैं बैठे हुए हैं, GM बैठे हुए हैं, मैनेजर बैठे हुए हैं, सारे ऑफिस में इंडियन ही वर्किंग करते हैं, पाकिस्तानियों को वो वर्किंग का नहीं जॉब देते। तो इसलिए वो एजुकेशन बहुत करती है। तो हमारी एजुकेशन बहुत पीछे है, क्या बांग्लादेश से पीछे है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम और हर सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं ताकि हम भी जो है इंटरनेशनल लेवल पर ना सही लेकिन एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का तो दे सकें? देखें, हम इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं। हमारे बच्चे जो न्यू जनरेशन है बड़ी अच्छी है और एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। हमारा जो स्कूल सिस्टम है, कॉलेज सिस्टम, वो नहीं ठीक। हमने ना इनमें फ़र्क बड़ा रखा हुआ है। हमारे जो बड़े कॉलेजेस हैं उनके बच्चे तो आगे आ जाते हैं, लेकिन आप अगर जर्नली देखें तो जितने भी ये विलेज के बच्चे हैं, आप देख लें, जितने ऑफिसर हैं शहर में हैं, जहाँ भी हैं, फ़ौज में हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, वो सारे गाँव के बच्चे हैं। जिनको मौका मिल गया, आगे बच्चे तो बहुत हैं लेकिन हमें मौका नहीं मिलता। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए जो बच्चे अच्छे हैं ना उनको निकालें वहाँ से, उनको गवर्नमेंट के खर्चे पे बाहर पढ़ने के लिए भेजें। इंशाल्लाह 5-4 साल लगेंगे, हम भी उनके लेवल पे तो नहीं आएंगे बट नज़दीक पहुँच जाएंगे। जी व्यूअर्स, आज हमने बात की नन मुलचंदानी के बारे में जो कि CIA के चीफ ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं। हमने लोगों से बात की, उनका ओपिनियन जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आमना आदिल को दे इजाज़त, तो देखते रहे कैटलिस्ट रेकर्ड्स। लेकिन जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मज़ेदार से, इंटरेस्टिंग से और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है ख़त्म और इसमें कुछ अच्छी बातें की गई, मतलब पॉइंट पे बातें की गई। तो 2 बातें मेन रूप से मैं इसमें करना चाहता हूँ। पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि भाई कहीं भी आप बड़े पद पर जाएंगे तो वो आपकी काबिलियत की वजह से जाएंगे। अगर मूलचंदानी जी CIA के पहले इंडियन CTO बने हैं तो उनका चेहरा देख के नहीं बनाया गया है, या ये देख के नहीं बनाया गया है कि वो हिंदू हैं, कि मुसलमान हैं, कि क्रिश्चियन हैं, कि सिख हैं, कि ईसाई हैं। इसलिए नहीं बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है उनके काम को देखकर, कि जो वो काम करते आ रहे हैं, जो प्रोफाइल है उनकी, जो चीजें वो प्रोडक्ट डिलीवर कर चुके हैं और आगे करने वाले हैं, जो प्लानिंग है उनकी, उस हिसाब से उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें CIA में इतना बड़ा पद ऑफर किया गया है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात यह है कि इंडियन CTO रखने के पीछे एक लॉन्ग टर्म का विजन है।
आप लोग को याद होगा कि हमने अमेरिका के साथ कई सारे पैक्ट साइन किए हैं। उसमें एक पैक्ट ये भी है कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो होगी वो शेयर करने की। आप समझ रहे हैं? जो क्वाड बना है, क्वाड में 2 बड़े मुल्क जो हैं वो अमेरिका भी है और भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। तो क्वाड का मकसद ये था कि इन चारों देशों में समन्वय बढ़ाने के लिए। तो अमेरिका और भारत के बीच एक समझौता हुआ जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात की गई। तो आप समझिए कि सीआईए में अगर इंडियन सीटीओ अपॉइंट होता है तो इट मींस कि अमेरिका कितना इसको लेकर श्योर है कि भाई आगे बात बढ़ानी है। तो मूलचंदानी जी जो हमारे सीटीओ सीआईए के बने हैं वो बेसिकली यही काम करेंगे। वो एक सिस्टम डेवलप करेंगे जिससे इंडिया और अमेरिका के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सके और सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके, क्योंकि आगे आने वाली दुनिया, आगे आने वाला जो वक्त है वो सब कुछ इंटेलिजेंस शेयरिंग पर ही निर्भर करता है। तो भारत के लिए भी इंटेलिजेंस अमेरिका की तरफ से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है और अमेरिका के लिए भी भारत की तरफ से इंटेलिजेंस मिलना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसलिए सीटीओ जो हैं वो मूलचंदानी जी को बनाया गया है, क्योंकि वो इंडिया को समझते भी हैं। रही बात दुनिया भर में इंडियंस के छा जाने की, तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है हमारा एजुकेशन, और उससे भी बड़ी वजह है कि यहां के जो पेरेंट्स हैं वो पूरा सपोर्ट करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो चाहे गरीब से गरीब परिवार हो, चाहे अमीर से अमीर परिवार हो, कोशिश होती है कि बच्चे को एक अच्छी पढ़ाई मिले, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है, एजुकेशन ही ऐसी एक चीज है जो हजारों दरवाजे खोलती है दिमाग के, और जो बताती है कि क्या सही है, क्या बुरा है, क्या इसका फ्यूचर हो सकता है, क्या हम नई चीज इसमें ढूंढ सकते हैं। और वैसे भी भारतीयों की तो आदत रही है शुरू से इनोवेट करने की, नई नई चीजों को ढूंढने की, एक्सप्लोर करने की। तो वो हमारे जीन में है, हम उसमें आलसी नहीं हैं। तो इसीलिए आप प्राचीन काल से देखें और मॉडर्न युग तक देखें तो हमने 0 से लेकर और पेंटियम चिप तक और वाईफाई तक हमने इजाद किया, भारतीयों ने इन्वेंट किया, ईमेल तक, और ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जो लिस्ट में डाल दूंगा, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, तो उसका कोई दुनिया में तोड़ नहीं है इंडियंस का। इसीलिए इंडियंस आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज, 2 महत्वपूर्ण चीजें थी, ये तीसरी थोड़ी हल्की है, लेकिन ये है कि भारतीय हमेशा हल्का नहीं सोचते, इसीलिए हल्का बोला मैं। वो हमेशा प्रोग्रेसिव सोचते हैं। वो किसी दूसरे के नुकसान में अपना फायदा नहीं देखते। वो देखते हैं कि अगर वो आगे बढ़ रहा है, फायदा ले रहा है, तो मैं भी उससे आगे बढ़ूं। तो वो अपनी चीजें क्रिएट करते हैं। आप समझ रहे हैं जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूं? इसीलिए सब अपनी अपनी कोशिश करते हैं। तो एज ए टीम इंडिया जो है वो जीत रही है, आगे प्रोग्रेस कर रही है, और उसी का नतीजा है कि आज भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में दुनिया के सामने खड़ा है। तो उम्मीद करता हूं कि बाकी लोग भी सीखेंगे हमसे, और सीख ही रहे हैं। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।